नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है हाई फाई बहू का मिडिल क्लास सास के साथ बर्ताव। फिर बेटे ने सिखाया अपनी बीवी को ऐसा सबक कि उसकी अकल ठिकाने आ गई। तो आइए जानते हैं आज की कहानी में। अरे माँ, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि काजल के एक एक पैसे का हिसाब मत रखा करो। वह कोई छोटे मोटे घर की लड़की नहीं है। उसके लिए 1000-2000 रुपए खर्च करना तो मामूली सी बात है। ऐसे में अगर तुम उससे रोजाना के पैसों का हिसाब पूछोगी तो वह तो गुस्सा ही होगी ना। इसमें उसकी क्या गलती है? राज ने अपनी माँ शांता जी को समझाते हुए कहा। शांता जी अपने बेटे की हर बात सुनकर गर्दन हिलाती रहीं। फिर जब उसकी बात पूरी हो गई तब शांता जी ने कहा, बेटा, मैं उससे पैसों का हिसाब नहीं मांगती। मैं तो उसे बस इतना कहती हूँ कि अपने घर की तरफ देख कर चले। ज्यादा फिजूल खर्ची करने से घर का बजट बिगड़ने के अलावा और कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसे ही फिजूल खर्ची करते रहोगे तो कल को तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं बचेगा। उल्टा तुम लोगों पर दुनिया भर का कर्ज और हो जाएगा। मैं तो बस तुम दोनों के भविष्य के बारे में सोचकर ही उसे सचेत करती रहती हूँ कि कल को तुम्हें ही एक एक पैसे के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। और बेटा, मैं मानती हूँ कि वह एक अमीर घर की लड़की है, लेकिन जब लड़की ससुराल में शादी करने के बाद आती है तो उन्हें अपने मायके की धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं होता। उनके खर्च, उनकी ख्वाहिश, सब कुछ पूरा करने का काम उनके पति का होता है। तो उसी के अनुसार ही उन्हें अपने पैसे खर्च करने चाहिए। तो मैं भी तो तुझे बस यही समझाना चाहती हूँ। देख, उसके पिता की आय बेशक लाख रुपए महीने रही होगी, लेकिन तेरी तेरी आय तो 30-32 हजार रुपए महीने ही है ना। ऐसे में अगर 1000-500 रुपए रोज के वह खर्च कर देगी तो भला घर का खर्च कैसे चलेगा? किसी का लेन देन हो या कहीं फंक्शन आदि में आना जाना हो, हर चीज में पैसे लगते हैं। अगर 2 पैसे हम आज नहीं बचाएंगे तो कैसे काम चलेगा? शांता जी की बात सुनकर उनका बेटा बोला, माँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात को बार बार कहकर उसके पीछे पड़ी रहोगी तो झुंझला कर उल्टा जवाब ही देगी ना। फिर कहोगी कि मुझे सुनाती रहती है। तुम्हारी हर वक्त की यह टोका टोकी की आदत मुझे जरा पसंद नहीं है। तो आज के बाद काजल जो भी करती है ना, उसे करने दो। अगर वह पैसे भी खर्च कर रही है तो किसी और के पैसे नहीं, मेरे पैसे खर्च कर रही है। इसीलिए हर समय उसके सिर पर मत चढ़ के रहा करो। शांता जी अपने बेटे की बात सुनकर कुछ कह ही रही थीं, लेकिन उनका बेटा उनकी बात सुने बिना ही वहां से पैर पटकते हुए चला गया। शांता जी ने भी खुद को समझा लिया कि कोई बात नहीं, जैसे भी हो, बुढ़ापा तो इन्हीं बच्चों के सहारे गुजारना है। ऐसे में जो इनका मन करे वह करते रहें। मेरा समझाने का फर्ज था, पर अगर नहीं समझें तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शांता जी ने आगे से काजल को किसी भी बात पर टोकना बंद कर दिया और इस बात से काजल की आदत ही खराब हो गई। अब तो उसने धीरे धीरे करके घर के सब काम करना बंद कर दिया। कभी सिर दर्द का बहाना करके लेट जाती तो कभी कहती कि रोटियां बनाने से मेरी कलाई में दर्द हो जाता है। रोज रोज का उसने यही ड्रामा लगा रखा था और अपने पति राज को कहकर हर काम के लिए अपनी सास से कह दिया करती थी। बेचारी शांता जी, बेटा ऑफिस जाता था, इसीलिए उसको सुबह नाश्ता बनाकर और लंच पैक करके दे दिया करती थी। जब जब बहू की तबीयत खराब होती तो पहले भी वह घर का सारा काम कर दिया करती थीं, लेकिन
अपनी बहू को अब आराम से बिस्तर में लेटकर ही खाने पीने का सामान दिया करती थीं। लेकिन अब तो उसकी आदत ही बुरी पड़ गई थी। अब वह बिस्तर से उठना ही नहीं चाहती थी। इस पर शांता जी ने काजल से कहा, काजल बेटा, मैं समझती हूँ कि तू बड़े घर की बेटी है, इसीलिए तुझसे ज्यादा काम नहीं होता, पर कम से कम उठकर बाहर टहल लिया कर, पार्क में ही घूमने चली जाया कर। हर वक्त बिस्तर में लेटे लेटे इस फोन से लगी रहेगी तो तेरा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। शरीर जितना चलता फिरता रहे उतना अच्छा होता है, इसीलिए कह रही हूँ बेटा, थोड़ा बहुत घूम लिया कर। काजल ने तब तो अपनी सास को कुछ नहीं कहा, पर अपने पति के आने पर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी और आंसू बहाती हुई बोली, तुम्हारी माँ को 2 दिन काम करने के लिए क्या कह दिया? उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे मैं क्या पूरे दिन बस पड़ी ही रहती हूँ? दिन में 1000 काम होते हैं, 2-4 काम तुम्हारी माँ कर लेंगी तो घट जाएंगी क्या? मैं तो कभी उल्टा जवाब भी नहीं देती, इतना सोच समझ कर चलती हूँ। उनकी 1000 बातें भी सुनती रहती हूँ, पर फिर भी तुम्हारी माँ हैं कि ज़रा नहीं सोचती। और राज भी बस अपनी पत्नी की बातें सुनता रहा और जाकर अपनी माँ के सिर पर चढ़ बैठता। माँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि काजल इस घर में कितना एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है? तुम हो कि बात बात पर उसे सुनाती रहती हो। अरे यह तो उसके संस्कार हैं, जो अभी तक उसने तुम्हें उल्टा जवाब नहीं दिया, वरना और कोई लड़की होती तो अब तक तो इस घर में कलह मचा दिया होता। वह तो काजल है जो बेचारी हमेशा ही आपकी बातें सुनकर भी शांत रह जाती है, और आप हैं कि आप जरा नहीं सोचती। अरे घर का काम निपटा कर शांति जी बैठी ही थीं कि तभी उनके बेटे ने आकर उन्हें दुनिया भर की बातें सुना दी, जिसे सुनकर शांति जी को अपार दुख हुआ। वह अपने बेटे की बातें सुनकर अपने आप पर काबू न रख पाईं और उनकी आंखों में आंसू भर आए। वह आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा, मैंने तो बहू से कुछ भी नहीं कहा, जो अब तू यहाँ आकर मुझसे लड़ रहा है। मैं तो सुबह से ही घर का सारा काम कर रही हूँ और मैंने उसे एक बार भी नहीं कहा कि तू कुछ काम कर दे। तब उनका बेटा बोला, अरे माँ, ऐसे भी कौन से पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं घर में? घर में हम 3 ही तो जन हैं, बस हमारे खाने पीने का काम ही तो है, वो भी आपसे नहीं किया जाता। जरा से काम की वजह से अब आप रो कर दिखा रही हैं। शांति जी अपने आंसू पोंछती हुई बोली, माफ करना बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि अब तो मुझे तेरे सामने रोने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वह अधिकार भी अब तो तेरी पत्नी का है ना। और वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं काम करने से कभी नहीं बचती, और वैसे भी मैं तो ऐसा कुछ सोचती ही नहीं हूँ। मैं तो काजल को भी अपनी बेटी की तरह मानती हूँ और खुद ही यह सोचती हूँ कि अगर तेरी शादी ना हुई होती तब भी तो मैं घर का सारा काम करती ना, या काजल की जगह मेरी एक बेटी होती तो क्या मैं उसे बनाकर नहीं खिलाती? यही सब सोचकर मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन मुझे रोना इस वजह से नहीं आया कि मैं घर के काम करती हूँ, बल्कि इस वजह से आया कि तूने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने बस अपना फैसला सुना दिया। मुझे एक बात बता, तू यहाँ मुझसे अपनी पत्नी की तरफदारी करने आया है? क्या तूने कभी भी अपनी पत्नी को जाकर समझाया है? जो बातें मैंने तुझे बताई थीं, क्या तूने कभी भी उसे जाकर कहा है कि वह अपने खर्चों में थोड़ी सी कमी करने की कोशिश करे? क्या तूने कभी भी उसे यह कहा है कि काजल,
माँ तो घर का काम करती ही हैं, तुम जरा माँ का हाथ बटा दिया करो। नहीं ना, मैं ये सोचकर रो रही हूँ कि मैं जिस बेटे को पाल पोस कर मैंने इतना बड़ा कर दिया, जिस बेटे के लिए मैंने अपनी जिंदगी भर की खुशियाँ दांव पर लगा दी, जिसकी हर खुशी में मैंने अपनी खुशी ढूंढी, जिसे 25 सालों तक मैंने अपने सीने से लगा कर रखा, आज 25 दिन भी नहीं हुए जिस बहू को आए, उसने मेरे उस बेटे को मुझसे अलग कर दिया। जिस बेटे को मेरी आंखों में आंसू भी बर्दाश्त नहीं थे, आज मेरा वही बेटा मुझे ताने दे रहा है कि मैं उसे रोकर दिखा रही हूँ। रोऊं नहीं तो क्या करूं? बता। जहां तक बात रही बड़े घर से आने की, तो तू शायद भूल गया है कि मैं किस घर से आई हूँ। लेकिन मैं तेरे पिताजी के यहाँ आकर हर परिस्थिति में मैंने खुद को ढाल लिया, अपने सास ससुर की सेवा की, अपने परिवार के सभी छोटों को प्यार दिया, हमेशा सबका ख्याल रखा और कभी भी किसी काम को करने के लिए मना नहीं किया। शायद तुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मैं कैसी थी और मेरा मायका वह कैसा है। यह जो बहू बात बात पर अपने मायके की धौंस दिखाती रहती है कि वह बहुत ऊंचे घर से आई है, बहुत अमीर घर से आई है, अगर उसने कभी जाकर मेरा मायका देख लिया ना, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। मैंने देखा है तेरी बीवी का मायका। मैं भी मानती हूँ कि वह लोग हमसे थोड़े बेहतर हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि काजल ने अपने मायके में कभी किसी काम में हाथ नहीं लगाया होगा, या फिर काजल अपने मायके में हर दिन 1000-2000 रुपए खर्च कर देती होगी। मुझे 4 बातें सुनाने के बजाय एक बार अपनी पत्नी को भी समझाने की कोशिश कर, शायद वह समझ जाए। इस बार राज कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने कमरे में चला गया और बेचारी शांति जी अपने बिस्तर पर बैठकर आंसू बहाने लगी कि आज उनका बेटा, जो कि उनका इकलौता सहारा था, शायद आज उनका वह सहारा भी छिन चुका है। राज अपने कमरे में पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी काजल को समझाने की कोशिश की और अपनी पत्नी को माँ के बारे में बताया कि काजल माँ भी बहुत बड़े घर की बेटी थीं, पर उन्होंने धीरे धीरे खुद को इस घर में ढाला और हमारी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लीं। मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा और तुम्हारी हर ज़रूरत भी पूरी करूँगा। बस हो सके तो तुम फिजूल खर्ची बंद कर दो। इतना सुनते ही काजल एक झटके से राज की तरफ मुड़ी और उसे देखकर कहने लगी, फिजूल खर्ची? ऐसी कौन सी फिजूल खर्ची कर रही हूँ? तुम्हारे घर में आकर तो मैं अपने शौक मौज भी पूरे नहीं कर पा रही हूँ। अरे, यहाँ तो तुम मेरी ज़रूरतें पूरी कर दो, वह ही बहुत है। आया बड़ा माँ का पुजारी। इतना कहकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई काजल सो गई। अगली सुबह से काजल ने अपने तेवर ही बदल दिए। अपनी माँ से उसने फ़ोन पर बात की और बोली, माँ, 20-25 दिन तो मैंने जैसे तैसे करके काट लिए और मैं कुछ नहीं बोली। शुक्र की बात यह है कि अब तक तुम्हारा दामाद ही उस बुढ़िया को मेरे मन की बातें सुना देता था, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही क्या थी। पर अब तो लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उस बुढ़िया को उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। हर समय मुझे नौकरों की तरह बस काम में लगाने की कोशिश करती रहती है। अब देखना इसे कैसा मज़ा चखाती हूँ मैं, कैसा सबक सिखाती हूँ। अगले दिन काजल तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आई तो शांता जी ने देखा कि उसने एक छोटी सी स्कर्ट और टॉप पहन रखी है और वह उन कपड़ों को पहनकर
घर से बाहर जाने लगी। तब काजल की सास शांति जी ने उसे आवाज देकर रोका और कहा, काजल बेटा कहाँ जा रही हो? तब काजल ने अपना चश्मा लगाते हुए कहा, आपको मेरे कपड़े देखकर समझ में नहीं आ रहा? घूमने जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तब शांति जी बोली, बेटा तुझे घूमने जाना है तो तू बेशक चली जा, पर कम से कम अपनी वेशभूषा, अपना हुलिया तो संभाल कर रख ले। यह तूने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? कोई सूट या साड़ी पहन ले। इस पर काजल शांति जी की तरफ टेढ़ी मेढ़ी नजरें करती हुई बोली, सूट और साड़ी के अलावा भी बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं हमारे शहर में। आपको यह बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने तो कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं होंगे ना। आप क्या जाने कि आजकल का फैशन क्या है। तब शांति जी ने कहा, बेटा मैं तुझे यह कपड़े पहनने को मना नहीं कर रही हूँ। मैं तुझे यह कपड़े इस जगह पर पहनने से मना कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना स्टैंडर्ड नहीं है। तब काजल अपने बालों को झटकती हुई बोली, वॉट एवर, मुझे जो पहनना है मैं वही पहनूंगी। आप जाइए और अपना काम कीजिए। एटीट्यूड दिखाती हुई काजल वहां से चली गई। शाम को शांति जी ने अपने बेटे को यह बात बताई और कहा कि वह काजल को समझाए। काजल ने अपने पति को पहले ही फोटोज भेज दी थीं और फोन पर कह दिया था कि तुम्हारी माँ मुझे फालतू में बातें सुना रही थी, तो अपनी माँ को बता देना कि फैशन क्या होता है। अब मैं उनकी तरह 6 मीटर का थान लपेट कर तो नहीं घूम सकती ना। इसीलिए राज ने भी कुछ नहीं कहा और वह भी अपनी माँ से ही कहने लगा कि माँ, काजल जो करती है उसे करने दो। वह इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे यह समझाना हो कि वह क्या कर रही है। उसके पीछे मत पड़ी रहा करो तुम। अब तो काजल का रोज का ड्रामा हो गया था। वह रोज ही कुछ ना कुछ ऊल जलूल हरकतें करती रहती थी और शांति जी कुछ कहती तो उन्हें बस यही कह दिया करती, अरे माँ जी आप नहीं समझेंगी, गांव के गंवार लोग क्या जाने कि हाई स्टैंडर्ड लोगों का रहने का तरीका कैसा होता है। मेरी फैमिली में तो यह सब बहुत आम बात है और मैं हमेशा ऐसे ही रही हूँ, एकदम से तो नहीं बदल सकती ना। शांति जी भी ज्यादा कुछ नहीं कहती थीं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। काजल कल शाम को अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए कह कर गई थी, वह भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर। शांति जी को उसका पहनावा बिल्कुल नहीं भाता था, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उसके पति के अलावा घर में और कोई था भी नहीं और उसकी सास ही थी, तो इसीलिए वह घर में कुछ भी पहनकर घूम सकती थी, जिसके लिए शांति जी ने उसे कभी नहीं टोका। उनका कहना बस इतना सा था कि जब बाहर निकलो तो थोड़े अदब के कपड़े पहनकर निकलो, क्योंकि जगह और माहौल के हिसाब से ही पहनने ओढ़ने का ढंग अच्छा लगता है। जब काजल पार्टी में गई तो वह कहकर निकली थी कि कुछ ही समय में आ जाएगी, लेकिन कल पूरी रात बीत गई और काजल अभी तक घर नहीं लौटी थी। पूरी रात काजल का पति और उसकी सास शांता जी दोनों घर पर उसका इंतजार कर रहे थे कि काजल जाने कहाँ रह गई, और दोनों ही बहुत परेशान भी थे, क्योंकि वे काजल को लगातार फोन मिला रहे थे, लेकिन काजल का फोन नहीं मिल रहा था। ऐसे में परेशान होना तो लाजमी सी बात है ना, इसीलिए वे दोनों भी इतने परेशान थे। अब राज और शांता जी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए घर से निकल ही रहे थे कि तभी
काजल अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आई। अभी भी उसे चक्कर आ रहे थे। जैसे ही राज ने देखा कि काजल के दोस्त, जो कि लड़के हैं, काजल को लगभग गोदी में उठाकर हिला रहे थे। एक ने काजल की कमर में हाथ डाला हुआ था और एक ने काजल के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। राज को यह सब देखकर मन ही मन बहुत गुस्सा आया, पर वह उस समय कुछ नहीं बोला। काजल को आगे बढ़कर उसने संभाला और उसे अंदर उसके कमरे में ले गया। काजल के दोस्तों से पता चला कि कल रात वे सब लोग क्लब में पार्टी कर रहे थे और पार्टी के दौरान काजल ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, और इसीलिए काजल का एक दोस्त उसे अपने साथ ले गया। अभी तक राज को यह बात नहीं पता थी, लेकिन जब वह काजल को अंदर कमरे में लिटाकर आया तो देखा शांता जी ने काजल के दोस्तों को सोफे पर बिठाया हुआ था और उन्हें चाय पानी पिला रही थीं। इस दौरान काजल के दोस्तों ने यह सारी बातें बताईं और फिर सुबह उठकर उन्होंने काजल को नींबू पानी वगैरह पिलाया। तब जाकर उसे थोड़ा होश आया। काजल के फ़ोन पर उन्होंने देखा कि कई सारी मिस्ड कॉल थीं। तब उन्होंने काजल से उसके घर का पता पूछा और उसे लेकर यहाँ आई। राज ने काजल के दोस्तों का शुक्रिया किया और उन्हें विदा किया, लेकिन अब जैसे राज की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। राज और शांति जी वहीं बैठे हुए थे कि तभी काजल अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और बाहर निकलती हुई अपने पति को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग राज, कैसे हो? राज ने गुस्से में जवाब दिया, कुछ देर पहले तक तो बहुत ठीक था, पर अब नहीं हूँ। राज को गुस्से में देखकर काजल ने पूछा, क्या हुआ? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो इतना गुस्से में हो? तब राज गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, मुझसे पूछ रही हो कि कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हें होश भी है कि कल पूरी रात तुम कहाँ थीं? इस पर काजल नजरें चुराते हुए बोली, हाँ, वह मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी। तब राज ने बोला, दोस्तों के साथ पार्टी पूरी पूरी रात घर के बाहर रहकर नहीं की जाती, और अगर तुम्हें रात भर के लिए बाहर जाना था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ चलता। और फिर तुमने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम किसके साथ जा रही हो और कब तक आओगी। वहाँ पूरी रात तुम नशे की हालत में किसी और के कमरे में पड़ी थीं और मैं और माँ यहाँ पागल हुए जा रहे थे कि तुम जाने कहाँ हो, किस हालत में हो। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने क्या किया है? इस पर काजल उल्टा चढ़ती हुई बोली, राज, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई थी। पार्टी में थोड़ा ओवर ड्रिंक हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब राज बोला, तो वो तुम्हें तो अभी तक यह भी नहीं पता कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई बात नहीं, अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो ना सही, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकता। तुम्हें अगर इतनी ही आज़ादी भरी जिंदगी चाहिए तो तुम अपने मायके में अपने माँ बाप के साथ ही रहो, क्योंकि वह कुछ ज़्यादा ही फ्री माइंडेड हैं। मैं इतना फ्री माइंड नहीं हो सकता कि अपनी पत्नी को पूरी पूरी रात के लिए किसी और के यहाँ देखकर भी कुछ ना कहूँ। इस पर काजल फिर से उठती हुई और चौंकती हुई बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तब राज ने कहा, वही मतलब है जो तुम समझ रही हो। तुम आज़ाद रहना चाहती हो ना, तो रहो। आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त करता हूँ। मैं आज ही वकील से कहकर डाइवोर्स पेपर्स तैयार करवा देता हूँ। उन पर सिग्नेचर करने के बाद तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। तुम इस घर से जा सकती हो। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वह करना। काजल ने राज से कहा, राज, तुम इतना एटीट्यूड किस बात का दिखा रहे हो
और इतना नखरे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आया समझ? तुम्हें क्या लगता है तुम इकलौते ऐसे हो जो मेरे पीछे पागल हुए फिरते हो? मुझे लड़कों की कोई कमी नहीं है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम जितने घटिया इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो ना, मैं इतनी भी घटिया इंसान नहीं हूँ। मुझे अपनी मर्यादाएं बहुत अच्छे से पता हैं। मैं मानती हूँ कि मैं छोटे कपड़े पहनकर घूमती हूँ और बहुत मॉडर्न भी हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ भी करूँगी। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो तुम इतना ड्रामा कर रहे हो। अभी तक भी काजल को अपनी गलती का एहसास नहीं था। राज वहां से गुस्से में चला गया, यह कहकर कि कोई बात नहीं, अगर इसमें बड़ी बात नहीं है तो। ना सही, तुम अगर मुझे तलाक नहीं देना चाहती तो भी मैं तुम्हें आज इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। मेरी मौत के बाद तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। तुम्हें जो करना हो तुम वह करना। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। इतना कहकर गुस्से में राज घर से निकल गया। अब तो काजल और शांता जी दोनों की हालत खराब हो रही थी। यह सोच सोचकर कि पता नहीं राज कहाँ गया है। बार बार काजल अपनी बातों को याद कर रही थी कि सचमुच उसने कितनी बड़ी गलती की है। ऊपर से राज को ही उल्टा बातें सुनाई जा रही थी। बार बार उसके मन में यह ख्याल आ रहा था कि अगर राज ने खुद को कुछ कर लिया तो वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। और यही सब बातें सोच सोच कर काजल की आंखें भर आईं। पहली बार शांता जी ने काजल को किसी बात पर सीरियस देखा तो अपनी बहू को सांत्वना देने लगीं और बोलीं कि हिम्मत रख काजल, कुछ नहीं होगा। भगवान से प्रार्थना कर कि राज सही सलामत वापस लौट आए। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात। शांति जी और काजल दोनों की नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थीं, लेकिन अभी तक राज लौट कर नहीं आया था। ऐसे में काजल क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वह राज को लगातार फोन कर रही थी, लेकिन सामने से किसी ने फोन नहीं उठाया। काजल पूरी रात फोन मिलाती रही और अपनी गलती पर पछताती रही। अपनी हर एक गलती उसे याद आ रही थी। जब भी राज ने उसे समझाने की कोशिश की थी, हर एक बात को वह याद करके रो रही थी। रात के बाद अगली सुबह भी हो गई, लेकिन अभी तक राज घर नहीं पहुंचा। शांति जी और काजल दोनों ने पूरी रात हॉल में बैठे बैठे सोफे पर ही गुजार दी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही डोरबेल बजी, काजल दौड़कर दरवाज़ा खोलने पहुंची। इस पूरी रात में काजल की परेशानी और शांति जी की परेशानी लगभग एक ही समान थी, तो दोनों ही एक दूसरे को सांत्वना दे रही थीं। और अभी काजल अपनी सास की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी कि तभी दरवाजे पर भी दस्तक से काजल की नींद खुल गई और वह दौड़कर दरवाज़ा खोलने पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो काजल ने देखा कि एक बहुत खूबसूरत सी लड़की राज को संभाले हुए ला रही है। राज का सर उस लड़की के कंधे पर था और उस लड़की ने राज को दोनों हाथों से संभाला हुआ था। यह सब देखकर काजल को भी बहुत तेज गुस्सा आया और उसने तेज झटके से उस लड़की को राज से दूर कर दिया और बोली, कौन हो तुम और मेरे पति के साथ क्या कर रही हो? तब उस लड़की ने कहा कि कल रात यह लड़का मुझे एक बार में मिला था और उसने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि यह वहीं बेहोश हो गया, तो मजबूरी में मुझे इसे अपने साथ ही ले जाना पड़ा। फिर सुबह इसकी हालत ठीक हुई तो इसने मुझे अपना पता बताया, तो मैं इसे यहाँ ले आई। काजल राज को अंदर कमरे में लिटा आई और बाहर आते ही उस लड़की को जैसे ही हॉल में सोफे पर बैठे हुए देखा तो काजल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया।
और उस लड़की को जो चाय का कप शांति जी ने दिया था, उस कप को उस लड़की के हाथ से छीनकर मेज पर रखती हुई बोली और उस लड़की को 4 बातें सुनाती हुई बोली, तुझे शर्म नहीं आती? किसी के पति को यूं ही बिना जान पहचान के अपने साथ ले गई। कैसी लड़की है तू कि बस कोई भी लड़का मिला नहीं कि लार टपकाना शुरू कर दिया। काजल ने उस लड़की को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई, जिन्हें सुनकर वह लड़की भी काजल पर भड़क पड़ी और बोली कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम जैसी औरतों से अपना पति तो संभाला नहीं जाता और मुझे भाषण देने चली है। पता है मुझे कि तू कितनी सीधी है, तभी तो यह बेचारा वहां बैठकर शराब में डूबा हुआ था। तुझे तो इसके जीने मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मुझे ज्यादा लेक्चर सुना रही है। लड़की के उल्टा जवाब देते ही काजल गुस्से में आग बबूला हो गई और उस लड़की को मारने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, वैसे ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राज वहां खड़ा था। राज ने तेज झटके से काजल का हाथ झटकते हुए कहा, खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया। तो इस पर काजल बोली, अच्छा, इस लड़की के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो? जानते कितना हो तुम इस लड़की को? कौन है यह लड़की? तब राज बोला, जैसे वह तुम्हारा दोस्त था जो तुम्हें घर छोड़कर गया था, वैसे ही यह भी मेरी दोस्त है। काजल ने गुस्से में राज से कहा, अच्छा, तो तुम कल पूरी रात अपनी दोस्त के साथ थे? पागल समझते हो मुझे, जो मैं इतना भी नहीं समझूंगी? आखिर इस लड़की के साथ कल तुम क्या कर रहे थे? इतनी भी पागल नहीं हूं मैं, आया समझ? बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं कि एक लड़का और लड़की पूरी रात एक कमरे में हो और उनके बीच कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर लड़कों की तो फितरत को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लड़कों की फितरत तो होती ही ऐसी है। काजल की यह बात सुनते ही राज बोला, अच्छा, तो तुम शायद कल रात किसी लड़की के साथ थीं। अब काजल की बोलती बंद हो गई। इतने में राज बोला, क्यों? अगर तुम्हें इतना ही अच्छे से लड़कों के बारे में पता है, तो फिर परसों रात तुम किसी अनजान लड़के के कमरे में क्या कर रही थीं? वह भी उस हालत में जब तुम खुद को भी संभाल नहीं सकती थीं। तुम्हारा यह बर्ताव तुम्हें लगता है ना कि बहुत अच्छा है? तो कोई बात नहीं, आज से तुम्हारे साथ साथ मैं भी यही बर्ताव अपनाऊंगा। और जैसे तुम हर वक्त बस बाहर घूमने फिरने पर लगी रहती हो ना, मैं भी वैसे ही बस घूमने फिरने पर ध्यान लगाऊंगा। इतना कहकर राज गुस्से में वहां से चला गया और काजल भी अपना सा मुंह लेकर चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। और वह लड़की जो राज के साथ आई थी, वह भी वापस चली गई। इधर अपने कमरे में बैठी बैठी काजल अपने पति की बातों को सोच रही थी। राज ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था ना? राज ने इतनी बातें सुनाई तो थीं, लेकिन वह सभी बातें कहीं ना कहीं काजल के भले के लिए ही थीं। राज ने उससे कहा था कि वह राज की माँ को नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी मर्यादाएं भूलती ही जा रही है। राज ने कहा था कि मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। काजल के सफाई देने पर राज ने कहा, यह जो तुम मुझे सफाई दे रही हो, मुझे यह बताओ, क्या तुम पूरे दावे के साथ यह कह सकती हो कि उस लड़के ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया? तब काजल की बोलती बंद हो गई और जैसे ही काजल ने कहा कि राज, वह मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं, तब राज ने कहा, अच्छा, तो तुम अपने दोस्त पर इतना भरोसा कर सकती हो? मुझे बताओ काजल कि जब मैं उस लड़की के साथ पूरी रात रहा, तो यह बात सुनकर ही तुम्हारा खून खौलने लगा और तुमने
उस लड़की के साथ इतनी बदतमीजी से बात की। काजल भी सब बातों को सोच रही थी कि कैसे जब उसने राज को उस लड़की की बाहों में देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उस वक्त काजल का दिल तो चाह रहा था कि वह उस लड़की का मुंह नोच ले, लेकिन राज को लेकर पहले कमरे में गई। उसके बाद आकर उसने उस लड़की के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। काजल समझ पा रही थी कि जैसा वह महसूस कर रही है वैसा ही राज को भी लगा होगा जब उसने काजल को किसी और के साथ देखा। काजल ने ठान लिया कि वह अपने पति से अपनी गलती की माफी मांगकर ही रहेगी। और जब राज आया तो राज बहुत गुस्से में था। काजल से बिना बात किए ही वह काजल की तरफ पीठ करके लेट गया। काजल ने राज को मनाने की कोशिश की, लेकिन राज नहीं माना। अब तो राज ने बस हाई प्रोफाइल और मॉडर्न बनने की ही ठान रखी थी। अगली सुबह जब काजल उठी तो राज वहां पर नहीं था। काजल ने अपनी सास से पूछा तो पता चला कि राज जॉगिंग करने के लिए गया है। काजल राज के पीछे पीछे वहीं चली गई। पार्क में जाकर देखा तो राज जॉगिंग कर रहा था। राज के साथ में आज भी वही लड़की थी जो उसे लेकर घर आई थी। काजल तो गुस्से में दमदमाती हुई राज के पास जाना चाहती थी, लेकिन वहां भीड़ देखकर उसने राज से कुछ नहीं कहा और घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास के आगे सारी बातें बताने लगी। तब उसकी सास ने कहा, काजल तू परेशान मत हो, राज को आने दे, मैं उससे बात करती हूँ। जब राज घर आया तो अपनी माँ के कुछ कहने से पहले ही बोला, माँ तुम खाना क्यों बना रही हो? तुम यहाँ कोई नौकरानी नहीं हो। जिसे भी खाना बनाना है वह अपने लिए खुद खाना बनाए। और आज से तुम भी यह साड़ी वाड़ी छोड़ो और तुम्हारे लिए मैं कुछ नए कपड़े लेकर आऊँगा, वही कपड़े पहनना करना। हम भी हाई स्टैंडर्ड लोगों की तरह ही रहा करेंगे। और वैसे भी अगर तुम अपनी बहू को प्यार से कुछ खिलाना भी चाहो तो घर में यह दाल रोटी चावल यह सब मत बनाया करो। हम हाई स्टैंडर्ड लोग हैं। हम आज के बाद प्लेट्स में सजा हुआ बस थोड़ा थोड़ा सा जो खाना होता है ना, बस वही खाया करेंगे। और खाने में सूप सलाद या हल्का फुल्का खाना ही बनाया करो, क्योंकि काजल पहले से अपनी सास से ग्रीन टी सूप और सलाद वगैरह की ही डिमांड करती रहती थी। इसलिए राज ने अपनी माँ को कहकर वैसा ही खाना बनाने के लिए कहा। और राज की माँ ने भी घर में खाना बनाना बंद कर दिया। वह सुबह दोपहर और शाम तीनों समय बस ऐसी ही चीज़ें बनाया करती। अब तो काजल पूरी तरह से पक चुकी थी। राज ना तो उससे ढंग से बात कर रहा था और ना ही उसे अपने आसपास आने दे रहा था। ऊपर से काजल जब भी देखती तो वह लड़की राज के आसपास होती। आज तो काजल ने ठान ही लिया कि वह राज से बात करके रहेगी। राज जैसे ही घर आया तो काजल उसके घर में घुसते ही उसे कहने लगी कि कौन है वह लड़की, जब देखो तब तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है। शादीशुदा होकर किसी और के साथ चक्कर चलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तब राज बोला, चिल बेबी, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली क्या बात है? मैंने भी तो तुम्हें कभी नहीं रोकता। तुम्हें जो करना है
तुम करो, और मुझे जो करना है वह मैं कर रहा हूँ। और वैसे भी हाई स्टैंडर्ड लोगों में अपनी बीवी के अलावा किसी और के साथ अफेयर रखना कोई नई बात नहीं है। यही तो हाई स्टैंडर्ड लोगों की पहचान होती है ना। इतना कहता हुआ राज डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। तभी काजल की सासू माँ ने उसे आवाज लगाकर बुलाया। काजल। काजल का कुछ खाने का मन तो नहीं था, लेकिन क्योंकि उसे राज से बात करनी थी, तो वह जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। और जैसे ही उसने खाना खाने के लिए प्लेट्स निकाली, तो देखा कि आज फिर से उसकी सास ने कुछ हरी सब्जियां उबालकर और उनमें नमक डालकर रख दिया है। काजल कई दिनों से बस पोहा, ओट्स, सलाद जैसी चीजें ही खा रही थी। अब फिर से सलाद खाकर काजल गुस्से में चिल्लाती हुई बोली कि क्या ड्रामा लगा रखा है। आज फिर से यह घास फूस मेरे सामने रख दिया। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है खाने को। माँ जी, मैंने आपसे शाम कहा था ना कि आप आज आलू के पराठे बना लेना, पर आपने फिर से यह उबाल कर रख दिया है। तब राज बोला, काजल, इतना रिएक्ट मत करो। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे यह सब तुम पहली बार खा रही हो। बेबी, हम हाई स्टैंडर्ड लोग हैं ना। यही तो हाई स्टैंडर्ड लोगों की पहचान होता है, ऐसा खाना। अब हम भी ऐसा ही खाना खाया करेंगे। काजल ने जब दोबारा से हाई स्टैंडर्ड का नाम सुना, तो वह बहुत जोर से चिल्लाती हुई बोली, बस करो राज। यह हाई स्टैंडर्ड सुन सुनकर मैं बिल्कुल पक चुकी हूँ। तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। खाने, पहनने, ओढ़ने, हर चीज पर पाबंदी लगाना चाहते हो तुम हर चीज को अपने हिसाब से करना चाहते हो। कभी यह नहीं, कभी वह नहीं। अरे, कम से कम इंसान की तरह जीना नहीं चाहते क्या हम लोग। इस पर राज बोला, काजल, हाई स्टैंडर्ड जिंदगी मुझे नहीं, तुम्हें ही चाहिए थी। और अब तुम कुछ ही दिनों में इस जिंदगी से इतना ऊब गई। अभी तो बस शुरुआत है। तुम ही एक ऐसी जिंदगी को हाई स्टैंडर्ड जिंदगी मानती हो ना, जहां इंसान के ना कोई उसूल हैं, ना बड़ों का सम्मान है, जहां हर इंसान अपने मन का करना चाहता है, जहां न कोई संस्कार हैं, न कोई बंधन है। तुम्हारे अकॉर्डिंग एक ऐसी ही लाइफ स्टाइल तो हाई स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल होती है ना। और ऐसी ही लाइफ तुम चाहती थी, और तुम्हारा पति होने के नाते यह मेरा ही फर्ज है कि मैं तुम्हें एक हाई स्टैंडर्ड और मॉडर्न लाइफ दे सकूं। तो बस मैं तो अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। काजल राज से कुछ और कहती, इससे पहले ही राज वहां से गुस्से में उठकर चला गया। काजल वहीं बैठी बैठी आंखों में आंसू भर लाई। तब काजल की सास ने काजल को समझाते हुए कहा, काजल, मैं जानती हूँ कि इस वक्त बहुत दुखी है तू बेटा, लेकिन जैसे राज मेरा बेटा है, वैसे ही तू मेरी बेटी के समान है। तुझे समझाना भी मेरा ही फर्ज है। जैसे एक छोटा बच्चा हर समय मीठा खाने की जिद करता रहता है, तो वह यह नहीं सोचता कि मीठा खाना उसके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही तुझे भी हाई स्टैंडर्ड का भूत इस तरह से सवार हो गया कि तू
मान मर्यादा, बंधन, रिश्ते नाते सब कुछ भूल बैठी। बेटा, जिस तरह से हर वक्त मीठा खाना हमारे दांतों में कैविटीज का कारण बन जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही बंधनों के बिना, रिश्तों के बिना और इस रोक टोक भरी जिंदगी के बिना कई बार हमें जिंदगी में कुछ ऐसे नासूर मिल जाते हैं जिन्हें हम जीवन भर भी चाह कर भी भूल नहीं पाते हैं। और फिर मुझसे ज्यादा तो तू जानती है, पढ़ी लिखी समझदार है, आज की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, यह मुझसे बेहतर तुझे पता है। क्या तू नहीं जानती कि आजकल दुनिया में कैसे कैसे क्राइम बढ़ रहे हैं? ऐसे में इतनी लापरवाही बरतना क्या सही है? मॉडर्न होने के चक्कर में अपनी मान मर्यादा, अपनी संस्कृति को भूल जाओ, क्या यह सही है? अपनी सास की बातें सुनकर काजल निशब्द हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अब वह अपनी सास से क्या कहे। लेकिन काजल को अपनी गलती का एहसास होने पर उसने अपने हाथ जोड़कर अपनी सास से माफ़ी मांगी और कहा कि मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहती थीं और राज भी मुझे क्या समझाना चाहते थे। जब मैं अपने पति को एक आदर्श पति के रूप में देखना चाहती हूँ तो निश्चित ही मेरे पति भी मुझे एक आदर्श पत्नी के रूप में ही देखना चाहते होंगे, जबकि उन्होंने मेरी खुशी के लिए मेरी हर एक बात मानी। लेकिन फिर भी मैं नहीं समझ पाई कि वह मेरे लिए कितना सोचते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी। अब मैं क्या करूं? उन्हें कैसे समझाऊं? रोती हुई काजल को उसकी सास ने शांत कराया और कहा, काजल, तू परेशान मत हो बेटा, जा जाकर उससे बात कर। बस वह थोड़ा ज्यादा नाराज है, तू जाकर उसे प्यार से मना। मुझे विश्वास है कि वह मान जाएगा। जा, और जिस लड़की को देख देख कर तू इतना गुस्सा हुए जा रही है ना, और अपना इतना खून जला रही है, वह लड़की कोई बुरी लड़की नहीं है। राज को वह अपना मुंह बोला भाई मानती है, लेकिन राज ने मुझे तुझे सच बताने से मना किया था। पर अब मैं तुझे और रोते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए मैं तुझे सच बता रही हूँ। जा और जाकर उससे बात कर, ठीक है? रोना बंद कर और जाकर अब उससे बात कर। अब जा अपने कमरे में। काजल को प्यार से दुलारती हुई उसकी सास ने कहा। काजल भी अपने आंसू पोंछती हुई अपने कमरे में चली गई और जाकर राज से माफी मांगने लगी। कुछ देर तो राज ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन काजल को रोता हुआ देख राज भी ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाया और काजल को उसने चुप कराया। काजल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने सास और अपने पति से माफी मांगी और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। जबकि आज भी काजल की सास ही घर के सारे काम करती है, लेकिन साथ ही काजल भी अपनी सास का हाथ बटाती है और धीरे धीरे घर के काम सीखने की भी कोशिश करती है। यदि काजल और उसके पति को साथ में कहीं बाहर घूमने जाना हो तो काजल जो चाहे वह कपड़े पहनती है, लेकिन गांव मोहल्ले में वह साधारण से सूट सलवार या कोई और पूरे कपड़े पहनकर ही घूमती है।
ना कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर। और काजल अब कभी भी अपने ससुराल की अपने मायके से तुलना नहीं करती है। परिवार में सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो लिख भेजें हमें हमारी मेल ID पर। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।